गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और ये जो वर्कशीट है ये सामाजिक विज्ञान का जो उपविषय है इतिहास, उसकी वर्कशीट नंबर 32 है और ये कक्षा 10वीं के लिए है। और अगर आज तारीख की बात करें तो तारीख है 17 सितंबर 2020। ठीक है, इससे जो लास्ट वीडियो थी यानी कि जो लास्ट वर्कशीट थी आपकी, जो 31 वर्कशीट थी, उसमें हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसके बारे में समझा, यानी कि उसके बैकग्राउंड के बारे में समझा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो राष्ट्रवाद है वो क्या होता है। जो राष्ट्रवाद है वो एक तरह की विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस किस तरह से हुआ और स्टार्टिंग कैसे हुई। हमने लास्ट वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में स्टार्ट हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं। देखिए, हमने देखा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है ये कहाँ, यूरोप का जो एक देश है फ्रांस, वहाँ पर स्टार्ट हुई थी। अगर हम सन की बात करें तो 1789 में ये स्टार्ट हुई थी। और इसमें जो था, जो फ्रांस था उसमें जो राजतंत्र था उसके खिलाफ थी, यानी कि राजतंत्र को पलट दिया गया था। और 1789 में जो राजतंत्र था उसका तख्ता पलट कर दिया गया था, यानी कि राजा को हटा दिया गया था और सभी लोगों के समझ से एक संवैधानिक सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रवाद थी ये लोगों के अंतर्गत ये भावना पैदा करती है कि हम सब एक हैं और हम में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो देखिए, जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसका एक क्रमिक विकास है, यानी कि जो यूरोप में धीरे धीरे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ या यूरोप में राष्ट्रवाद जो बढ़ावा मिला यूरोप में राष्ट्रवाद को, उसका जो था एक क्रमिक विकास है, यानी कि एक क्रम में हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना पहले हो गई या कोई भी घटना बाद में हो गई, यानी कि उसका एक क्रम है। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई, दूसरा नागरिक संहिता हुई। जो नागरिक संहिता थी 1804 में, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर वियना की संधि हुई 1815 में और फिर उदारवादों की क्रांति हुई जिसमें 1848 आता है। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 से लेकर 1871 तक। फिर इटली का एकीकरण हुआ 1859 से लेकर 1871 तक। यानी कि ये जो सारी घटनाएं घटित हुई हैं उनका वो एक क्रमिक रूप से हुई है। सबसे पहले क्या हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति। मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है यूरोप में एक राष्ट्र है फ्रांस, उसके अंतर्गत जो वहाँ पर राजा था, राजा की तानाशाही चल रही थी। राजा की तानाशाही को हटाकर वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ पर संवैधानिक सरकार की स्थापना कर दी थी। ठीक है, किसके कारण, जो लोगों के अंतर्गत राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही थी, जिससे जो लोग थे वो अपने आप को एक साझा समझ के रूप में विकसित कर रहे थे। यानी कि लोग मानते थे कि हम जो हैं वो सभी समान हैं और हमारे जो विचार हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं वो सब समान है। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति को इस चीज़ों ने जन्म दिया और जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई और राजतंत्र का तख्ता पलट हो गया। ठीक है, उसके बाद घटना घटित हुई नागरिक संहिता। अब देखिए नागरिक संहिता क्या है। देखो, फ्रांसीसी क्रांति हो गई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक संवैधानिक सरकार बन गई, लेकिन कुछ समय के साथ साथ क्या हुआ, फ्रांस में फिर से क्या हुआ, एक नेपोलियन जो था उसका तानाशाह हो गया। उसने जो डायरेक्टरी रूल था फ्रांस का उसका तख्ता पलट कर दिया और जो सारी सत्ता थी फिर से क्या कर ली, अपने हाथों में ले ली। ठीक है, और उसने एक नए संविधान का निर्माण किया। कहाँ पर, किस ईयर में, 1804 में, जिसे क्या कहा गया, नागरिक संहिता के नाम से जाना गया। किसने किया, ये नेपोलियन ने किया। नेपोलियन ने वहाँ पर फिर से क्या किया, अपना शासन यानी कि अपनी तानाशाही, नेपोलियन की तानाशाही स्टार्ट कर दी। और जो लोगों ने वहाँ पर डायरेक्टरी रूल लागू किया हुआ था, यानी कि जो लोग, आम लोगों का जो शासन था उसे समाप्त करके नेपोलियन ने जो सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली और नया संविधान बनाया 1804 में। उसने अपने आप को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। यानी कहानी क्या हुई, राजतंत्र से शुरू हुई। यहाँ पर राजतंत्र था, लोगों ने क्या किया, देखिए फ्रांस में सबसे पहले राजतंत्र था और लोगों ने राजतंत्र को हटाने के लिए क्रांति की और क्रांति के बाद जनता का शासन स्थापित हुआ। लेकिन फिर से क्या हुआ, राजतंत्र, जनता के शासन को समाप्त कर दिया गया और नेपोलियन की तानाशाही यानी कि एक तरह का फिर से राजतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, तो जो नागरिक संहिता थी इसे हम नीचे पढ़ेंगे अभी कि इसमें क्या था। इसमें क्या था, इसमें संविधान बनाया था, उसके जो थे रूल लिखे गए थे किसमें, नागरिक संहिता में, और जो किसने बनाया था वो नेपोलियन ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वियना की संधि।
देखिए वियना की संधि की अगर हम बात करें तो जो वियना की संधि है वो यूरोप के जो देश हैं उनके राजदूतों ने मिलकर की थी। एक सम्मेलन आयोजित किया था। कब किया था? ये 1814 से लेकर सितंबर 1814 से लेकर जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि जब यहाँ पर नागरिक संहिता में नेपोलियन शासक था तो नेपोलियन ने क्या किया था, बहुत सारे क्षेत्रों को जीत कर फ्रांस में मिला लिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, यूरोप में अव्यवस्था से स्थापित हो गई। तो वियना संधि के अंतर्गत जो क्षेत्र फ्रांस ने जीते थे, यानी कि नेपोलियन के द्वारा फ्रांस ने जीते थे, उन्हें दोबारा से उन्हें लौटा देना, ताकि जो व्यवस्था थी फ्रांस में या यूरोप में वो पूरी तरह से दोबारा से ठीक हो सके। इसी उद्देश्य से वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और फ्रांस को जो भी राज्य उसने छीने थे वो सभी लौटाने पड़े। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है उदारवादियों की क्रांति, यानी कि वियना की संधि के बाद क्या हुआ, उदारवादियों की क्रांति हुई, यानी कि दोबारा से क्या कर दिया, जो उदारवादी थे उन्होंने क्रांति स्थापित कर दी 1848 में। ये देखिए, जो उदारवादियों की क्रांति की बात करूं तो 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में क्या हुआ, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, भुखमरी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थे लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी और इन लड़ाइयों के कारण क्या हुआ, इन युद्धों के कारण जो यूरोप है उसके अनेक देशों में गरीबी से ग्रस्त हो गए। इसके कारण क्या किया, जो किसान और मजदूर थे यानी कि गरीब लोग थे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। तो उनके साथ साथ क्या हुआ, जो पढ़े लिखे लोग थे, मध्य वर्ग के लोग थे, वो भी इस क्रांति में शामिल हो गए। ठीक है, और फरवरी 1848 में जो राजा था, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा कर दी। यानी कि 1848 में क्या किया, राजा ने गद्दी को छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, 1848 के बाद के जो वर्ष थे उसमें मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। यानी कि इससे पहले जो भी परिवर्तन, यानी कि राज सत्ता को हटा दिया गया था 1815 में, तो ये जो परिवर्तन पश्चिमी यूरोप में हुए थे, अब क्या हुआ, उदारवादी क्रांति के कारण ये जो परिवर्तन थे मध्य और पूर्वी यूरोप में भी हो गए। यानी कि निरंकुश जो राजशाही थी उसे हटा दिया गया 1848 में और उसके स्थान पर क्या लाया गया, संवैधानिक शासन को प्रारंभ किया गया। अब देखिए, हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में अगर चर्चा करें कि जर्मनी का एकीकरण की बात करें तो 1866 से लेकर 1871 तक रही। देखो, जर्मनी जो था पहले दो भागों में बटा हुआ था। पहले जो भूभाग था जर्मनी जो था, मतलब अगर पूरे जर्मनी की बात करें तो ये 39 राज्यों में बटा हुआ था। यानी कि 39 राज्य, अलग अलग छोटे छोटे राज्य इसमें बटे हुए थे। और जो दो सबसे बड़े राज्य थे, एक थे ऑस्ट्रिया, दूसरा था पर्सिया। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक महत्व के कारण ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब वियना की कांग्रेस जो थी, जो वियना की कांग्रेस थी, इसके द्वारा जर्मनी राज्यों को एक नई व्यवस्था की गई कि क्या किया गया कि इन जो वियना कांग्रेस थी चाहती थी कि जो जर्मनी के राज्य हैं वो एक साथ मिल जाएं। ठीक है, उन्होंने एक संघ के रूप में संगठित किया गया। यानी कि उन्होंने चाहा कि जो ये जर्मनी है ये पूरे एक संघ के रूप में इकट्ठा हो जाए। ठीक है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया ऑस्ट्रिया को। यानी कि इन्होंने ऑस्ट्रिया को इसका अध्यक्ष बनाया कि तुम जो है हेड बन जाओ और जो राज्य होंगे वो आपके अधीन रहकर कार्य करेंगे। ठीक है, जर्मनी जो 39 राज्यों में विभाजित था उसकी जनता में राष्ट्रीयता, एकता और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी के विभिन्न राज्य थे वो कर के नियम हर राज्य में अलग अलग थे। यानी कि अगर 39 राज्य थे तो उनमें जो टैक्स देना होता था, एक इसको अलग देना होता था, दूसरे राज्य को अलग, तीसरे को अलग। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ कि कर की एक व्यवस्था कर दी गई कि जो कर है वो पूरी तरह से पूरे जो जर्मनी है उसमें एक ही प्रकार का टैक्स दिया जाएगा। यानी कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो यहीं से राज्य की जनता के बीच एकता का सूत्रपात हुआ। यानी कि अब जनता में क्या है, आपस में व्यापार जब बढ़ावा हुआ, व्यापार एक दूसरे से जो व्यापार था वो एक दूसरे से करने लगे, तो क्या हुआ, वहाँ पर जो जनता थी उनके बीच में एकता की भावना पैदा होने लगी। ठीक है, जनता थी वो ऑस्ट्रेलिया प्रभुसत्ता से छुटकारा पाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि जो सभी राज्य हैं उनका जो प्रभुसत्व है वो सभी समान रूप से हो, किसी भी राज्य की ज़्यादा तानाशाही ना हो और जो सभी राज्य हैं वो समान रूप से हो। और इसका जो एक कारण था, इसका मेन कारण था जर्मनी के एकीकरण का, जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क ने जो था वहाँ पर लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, जिसमें इसने 3 युद्ध लड़े थे और जर्मनी के एकीकरण के लिए जो कार्य था वो पूरा किया था। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाए तो वो थे बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब जो लास्ट है हमारा वो देख लेते हैं कि
इटली का एकीकरण। देखो ये जो सारे एकीकरण हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं राष्ट्रवादी भावना, यानी कि इन देशों के बीच में क्या थी, इन सब चीज़ों के बीच में लोगों में क्या थी, राष्ट्र की भावना पैदा हो रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है, इटली का एकीकरण हुआ, उदारवादियों ने क्रांति की, ठीक है, और वियना की संधि हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1871 तक। देखो अगर इटली के एकीकरण की बात करें तो जो इटली का एकीकरण था वो 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हो गया था, यानी कि इटली में क्या हो गया था, 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हो गया था। लोगों ने जो था राजनीतिक और सामाजिक रूप से अपनी मांगों को उठाना शुरू कर दिया था, जिसमें इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इटली राष्ट्र बना दिया गया था, ठीक है। इसी को कहा गया कि इटली का एकीकरण हो गया, यानी कि इस अभियान के दौरान क्या किया, इटली के जो प्रायद्वीप के विभिन्न राज्य थे उन्हें संगठित कर लिया और एक इटली राज्य बना दिया, ठीक है। तो अब हमने जो ये यूरोप में राष्ट्रवाद था उसका क्रमिक विकास देखा, तो जो यूरोप है उसमें राष्ट्रवाद का जो विकास है वो किस किस तरह से हुआ। पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद नागरिक संहिता आई, उसके बाद वियना की संधि हुई, उसके बाद उदारवादियों की क्रांति हुई, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ और इटली का एकीकरण हुआ। इस तरह से जो राष्ट्रवादी जो भावना थी लोगों के मन में वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। देखिए अगर देखें हम कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक समूह पहचान यानी कि सामूहिक पहचान या राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सके। मैंने बताया ना कि जो राष्ट्रवाद होता है वो क्या होता है, सामूहिक पहचान को बढ़ावा देता है। और उसके बाद क्या किया, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांति सुधार को प्रारंभ किया, यानी कि नेपोलियन ने अपने हाथों में सत्ता ले ली और जो प्रशासनिक क्षेत्र था उसमें क्रांतिकारी सुधार को प्रारंभ किया और 1804 में नागरिक संहिता ला गया, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया ही है इसमें 1804 में। और इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादियों से करीब से जुड़ गए, ठीक है। जो यूरोप में 19वीं शताब्दी के दशक में क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता जो थी उससे संबंधित जो उदारवादी विचार थे वो भी इसके साथ में जुड़ गए, ठीक है। अब देखिए अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हम राष्ट्रवाद, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी और उसके साथ साथ जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम देखें कि उदारवादी क्रांति के कारण जो राष्ट्रवाद के कारण जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें क्या हुआ था, फिर संवैधानिक आधारित शासन, यानी कि पहले राजतंत्र था, राजतंत्र को हटाकर क्या कर दिया उन्होंने, संविधान का शासन स्थापित कर दिया। फिर क्या किया, सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे विचार ला दिए, यानी कि सभी व्यक्ति समान है, स्वतंत्र है और बंधु है, ठीक है। फिर क्या गया, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लाया गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लाया गया, एक नए झंडे का निर्माण किया गया जिससे ये लगे कि जो शासन है वो किसका है, वो लोगों का शासन है। फिर नेशनल असेंबली का गठन किया गया, यानी कि लोगों के शासन के लिए व्यवस्था की गई, यानी कि ताकि जिसमें लोग शासन कर सके। फिर क्या है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, यानी कि एक ही राज्य में जो अंदर शुल्क लगता था, यानी कि चीज़ों को लाने और ले जाने में जो कर देना पड़ता था उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और जो माप तोल थी, यानी कि जो बाजार व्यवस्था थी, माप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ पर तुलकर जितने रुपए में जाएंगी वो उस रास्ते के दूसरे क्षेत्र में भी जो चीज़ें हैं वो तुलकर उस दूसरे रास्ते में उतने ही रुपए में जाएंगी, ठीक है। फ्रेंच थी उसे ही राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया, पूरे राष्ट्र में लागू कर दिया गया, ठीक है। ये तो थी जो फ्रांसीसी क्रांति थी और राष्ट्रवाद था। अब देख लेते हैं हम 1804 की नागरिक संहिता। इसके अंतर्गत क्या था, जमीन जो जन्म थे उसके आधार, यानी कि जब नेपोलियन की तानाशाही हो गई थी उसने जो एक कानून का निर्माण किया गया जिसे नेपोलियन की संहिता कहा गया, उसके अंतर्गत क्या किया कि जन्म के आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई, यानी कि जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार थे, जैसे कि तुम राजा हो तो राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, तो उसकी समाप्ति कर दी गई। या कोई बड़े मंत्री पद पर है तो उसका जो बेटा होता था वो भी मंत्री बनेगा। योग्यता के आधार पर जो था जो विशेष अधिकार हैं वो दिए गए, ना कि जन्म के आधार पर।
कानून के सामने समानता, यानी कानून के सामने क्या हुआ, समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। यानी कि कानून के सामने जो है वो सभी समान है और जो संपत्ति का अधिकार है वो लोगों के लिए सुरक्षित है। जो प्रशासनिक विभाग थे उनको सरल बना दिया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा जटिल न होकर जो प्रशासनिक कार्य या विभाग हैं उनका काम अच्छी तरह से चल सके, इसलिए जो प्रशासनिक विभाग थे उन्हें सरल बना दिया गया। सामंती व्यवस्था, यानी कि जैसे सामंत होते थे जो, जैसे कि एक बड़ा भूभाग पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो और उसके अंतर्गत बहुत सारे किसान उस जमीन पर खेती करते हो, इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। किसानों के भू दासत्व और जमींदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया गया, यानी कि जो किसान जो थे वो भूमि पर दासों की तरह कार्य करते थे और जागीरदारी शुल्क से मुक्त कर दिया गया। यानी जागीरदार जो क्या करते थे, किसानों से शुल्क लिया करते थे, कर लिया करते थे, उससे राज्य को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। ठीक है। जो शहरों में कारीगर थे उनकी श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यानी कि शहरों में जो कारीगर थे उनके ऊपर जो श्रेणियां और संघ होते थे वो पूरी तरह से नियंत्रण रखती थी, तो उसे हटा दिया गया। ठीक है। हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद जब आ गया तो उसके बाद क्या राज्य में बदलाव आए, और जो 1804 की नागरिक संहिता थी उसके बाद जो राज्य में थे वो किस तरह के बदलाव थे। ठीक है। अब हम देखिए, यहाँ देखते हैं कि जो उदारवादी राष्ट्रवाद है, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के कारण क्या हुआ, सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का गठन किया गया, यानी कि जो सबके लिए समान हो या जो सबको मंजूर हो उसी सरकार का गठन किया गया। ठीक है। राजतंत्र का अंत कर दिया गया, यानी कि अब राजतंत्र नहीं होगा, जिसे चुनकर लोग लाएंगे उसी को क्या करेंगे, हम सरकार बनाएंगे। ठीक है। संवैधानिक आधारित शासन, यानी कि जो संविधान पर आधारित शासन है उसको बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो संविधान है, संविधान बनाया गया जो सभी लोगों के लिए समान था। संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधारित सरकार, यानी कि जो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो सरकार, उस सरकार का चुनाव किया गया। ठीक है। संसदीय सरकार की स्थापना की गई, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया, यानी कि जो विशेष अधिकार लोगों को दिए जाते थे उनके जन्म के आधार पर उन्हें समाप्त कर दिया गया, बल्कि कर्म के आधार पर अधिकार देने की व्यवस्था शुरू की गई। अब फिर क्या है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या था कि जो कानून है उसके सामने सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो ऊंचा है, नीचा है, या गरीब है या अमीर है, स्त्री है, पुरुष है। ठीक है। मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं था, यानी कि मताधिकार तो समर्थन था कि मताधिकार देकर जो लोग थे वो राजा को चुनेंगे, लेकिन ये सबके लिए नहीं था। जो गरीब थे, दास थे, स्त्रियां थी, इनके लिए जो मताधिकार था वो नहीं था। मुक्त बाजार, यानी कि जो बाजार थे वो मुक्त कर दिए गए, क्या चीज़ बेचनी है, क्या सामान को कितने रेट लगाने हैं, ये सब मुक्त कर दिया गया। और जो कर था, टैक्स से भी इन चीज़ों को मुक्त कर दिया गया। ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति, यानी कि जो वस्तु और सेवाओं पर जो प्रतिबंध लगाए जाते थे उन्हें भी हटा दिया गया। ठीक है। ताकि जो राज्य था वो अधिक से अधिक विकास कर सके। ठीक है। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न अगर देखेंगे तो 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो नागरिक संहिता की विशेषता क्या थी? पहले क्वेश्चन का आंसर है जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों के समान थे, कानून के सामने समानता, संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया गया, शहरों में कारीगरों के श्रेणी और संघों से नियंत्रण को हटा दिया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न अगर 2 देखें तो इसमें है कि फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र के विचारों को किस प्रकार मजबूत किया, यानी कि जो राष्ट्र थे उसके विचारों को किस प्रकार मजबूत किया। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें राष्ट्रवाद के विचारों को इसलिए मजबूत किया क्योंकि वहाँ पर क्या था, संविधान आधारित शासन था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे विचार थे। नई फ्रांसीसी तिरंगा लाया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्ति और मापतोल पर समान व्यवस्था की गई, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। ठीक है। अब क्या जो उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखी। देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि सहमति पर आधारित सरकार, राजतंत्र का अंत, संवैधानिक आधारित शासन, संसदीय सरकार और प्रतिनिधि सरकार, विशेष अधिकारों का अंत, कानून के समक्ष समानता,
मताधिकारों का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं था, मुक्त बाजार और वस्तु और सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। ठीक है। अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें कि फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारकों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों, तो इसमें सबसे अधिक प्रभावित विचार क्या थे? इसमें सबसे अधिक प्रभावित विचार थे कि जो ये क्रांति थी वो राष्ट्रवाद के लिए की गई थी। क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसमें लोग एक ही सामूहिक पहचान को बढ़ावा दे सके, जिसमें संवैधानिक आधारित शासन, समानता, बंधुता विचार, नया तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का घटक, आंतरिक आयात विनाश शुल्क और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा की समझ बनाना। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे और इसका एक्सप्लेनेशन था, और आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।